नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ टॉपिक। अभी तक हम हिस्ट्री के सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया मॉडरेट्स के बारे में, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, सूरत स्प्लिट के बारे में, मिंटो मोरले एक्ट के बारे में। उसके बाद हम आज लोग डिस्कस करते हैं लखनऊ सेशन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सूरत के अंदर 1907 में कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हो गया था, कांग्रेस टूट गई थी और एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे उनको गवर्नमेंट ने कुछ लीडर्स को जेल में डाल दिया था, कुछ लीडर्स मॉडरेट्स बन गए थे और जो मॉडरेट्स लीडर थे उनको पैसिफाई करने के लिए गवर्नमेंट मिंटो मोरले एक्ट लेके आई थी 1909 में, जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट जो था एक सिस्टम वो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो सूरत स्प्लिट के बाद जो कांग्रेस थी वो बिखर सी गई थी और काफी समय तक 1915 तक 1915 तक जो था इंडियन नेशनल मूवमेंट वो ठंडे बस्ते में चली गई थी, वो ठंडी सी पड़ गई थी। ठीक है, फिर लखनऊ सेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें जो कांग्रेस होती है वो दोबारा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर हैं वो दोबारा एक साथ आते हैं और जिसके बाद जो नेशनल मूवमेंट होती है वो दोबारा एक नई जान के साथ आगे बढ़ती है। ठीक है, इस ये जो सेशन है कांग्रेस का ये इसीलिए फेमस है क्योंकि इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इकट्ठे हो गए थे और इस सेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो दूसरी इसलिए है कि इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इकट्ठे मिलकर आगे चलने के लिए गवर्नमेंट के आगे डिमांड्स रखी थी। ठीक है, तो याद रखना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ये आपको बता दिया मैंने, इसमें देखो ये लिख रखा है, अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट to take place at Lucknow was the coming together of the Muslim League and the Congress and the presentation of common demands by them to the government। ठीक है, और पहले आपको बता दिया मैंने। तो ये एक सेशन वाला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसको प्रेसाइड कौन कर रहा था, प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है कि जिस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स इकट्ठे आए थे उसको हम क्या कह रहे हैं, उस सेशन को प्रेसाइड कौन कर रहा था, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इसके बाद 1917 में मोंटेग्यू एक डिक्लेरेशन आती है, ये कहते हैं कि हम इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लेंगे, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनाएंगे इंडियंस को इंडिया को गवर्न करने के लिए। ठीक है, इससे आगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। एक रोल्ट एक्ट है 1919 में आया था और एक जलियांवाला बाग जो उस टाइम पे हुआ था इंसिडेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रोल्ट एक्ट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। रोल्ट एक्ट जो था वो 1919 में पास किया गया था बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको अनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट कहा जाता था उस टाइम पे ऑफिशियली। इसको काला कानून भी कहा गया बाय द इंडियंस। ठीक है, इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया था कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं सस्पिशन के आधार पे सिर्फ, मतलब अगर उनको लगता है कि ये बंदा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कुछ गलत कर सकता है तो उसको अरेस्ट कर लेते थे और उस पीपल को जिसको अरेस्ट किया गया है, जिन लोगों को, उनको 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के वो कैद करके रख सकते थे। जैसे कि आज के टाइम पे क्या होता है, मान लो किसी पर्सन ए को पुलिस ने डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो उसको कोर्ट में लेकर जाया जाएगा ना, कोर्ट में जाकर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि ऑर्डर देगा कि इसको आगे डिटेन करना है या इसको फ्री करना है या इसको बेल देनी है या इस पे मुकदमा क्या है, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन इस एक्ट के द्वारा, रोल्ट एक्ट के द्वारा, उस पर्सन को 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के कैद करके अरेस्ट करके रखा जा सकता था। इसलिए इसको काला कानून कहा जाता था बाय द इंडियन नेशनलिस्ट। इसने पुलिस को एम्पावर किया था कि किसी भी प्लेस को वो बिना किसी वारंट के सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे इस एक्ट के द्वारा प्रेस के ऊपर भी, और इस एक्ट को
रोल्ट एक्ट इसलिए कहा जाता है कि जिस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था कानून, उसको जो चेयर कर रहे थे, जो उसके चेयरमैन थे, वो सर सिडनी रोल्ट थे, तो उन्हीं के नाम पे इसको रोल्ट एक्ट का नाम दे दिया गया था। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसको ब्लैक बिल्स कहा जाता था, काला कानून इंडियंस के द्वारा। ठीक है जी। इसके बाद द एक्ट वाज पास्ड डिस्पाइट अनैनिमस अपोजिशन फ्रॉम द इंडियन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। इंडियंस अपोज ही कर रहे थे, क्योंकि ये तो आप उनको बिल्कुल ही इतनी पावर दे रहे हो, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। द मूवमेंट वाज, क्योंकि इस एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने मूवमेंट को अनाउंस कर दिया था, एक 6 अप्रैल को मूवमेंट होनी थी, हड़ताल होनी थी। द मूवमेंट वाज कैंसल्ड, मूवमेंट को कैंसिल कर दिया बाद में बाय गांधी जी, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा जो था राइटिंग होने लग गई थी, तो इसको गांधी जी ने कैंसिल कर दिया। दो पॉपुलर लीडर थे, एक सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किचलू, पंजाब में उनको अरेस्ट कर लिया गया बाय द पुलिस, और बहुत ही ज्यादा इंटेंस प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, पंजाब में भी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि स्टोरी क्या है जलियांवाला बाग, जो इंसिडेंट था उसकी। पंजाब में सिचुएशन पहले ही अलार्मिंग चल रही है। ठीक है, राइट्स चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उस टाइम पे मार्शल लॉ लगा दिया गया इन द पंजाब बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और मार्शल लॉ के अंदर मोर देन 4 लोगों से ज्यादा अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो वो अनलॉफुल था। अब हो नहीं सकते से 4 से ज्यादा इकट्ठे। और जो एलजी थे उस टाइम पे पंजाब के, वो माइकल ओडवायर थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज इंडियाज वाइस रॉय। ठीक है जी। तो जी, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 में। काफी सारे लोग थे, वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो जाते हैं। आप लोग कहीं गए भी होंगे जलियांवाला बाग में, आपने देखा भी होगा। ए क्राउड ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैड गैदर्ड। कई बुक्स में लिखा है कि वो लोग गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के लिए आए थे, बाद में वहां पर इकट्ठे हो गए थे। तो मतलब काफी सारी बुक्स में काफी अलग अलग लिखा गया है। इसमें भी लिख रखा है, देखो, आल्सो अमंग द क्राउड वर पिलग्रिम्स हु हैड कम टू सेलिब्रेट बैसाखी। ठीक है जी। जनरल डायर केम देयर विद हिज ट्रूप्स एंड ब्लॉकड द ओनली नैरो एंट्रेंस टू द गार्डन। आपने भी देखा होगा, अगर आप वहां पर जाओगे तो एक पतला सा रास्ता जाता है उस गार्डन के अंदर, उसको ब्लॉक कर लिया। उसमें उन लोगों ने उसको ब्लॉक करके अंदर वो जो थी गन्स लेके खड़े हो गए, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की क्राउड के ऊपर। वो निशान आपको आज भी जलियांवाला बाग में देखने को मिलते हैं। अगर आप वहां पर जाओगे, आपने देखे भी होंगे बहुत सारे लोगों ने आप में से। 10 मिनट तक वो फायरिंग करता रहा। 1650 राउंड्स उसने एम्यूनिशन के वहां पर फायर कर दिए, जिसके कारण 1000 लोगों की डेथ हो गई और 15 से ज्यादा लोग वहां पर इंजर हो गए। वहां पर एक वेल भी है, कुआं है, जो आज भी है, उसके अंदर काफी सारे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उसमें छलांग लगा दी। ऑफिशियल अगर हम देखें तो बुक्स के अंदर यही कुछ 300-400 के आसपास लोग उस इंसिडेंट में मरे थे, शहीद हुए थे, ये लिखा गया है। लेकिन अगर हम अनऑफिशियल चेक करें तो 1000 से ज्यादा लोग वहां पर शहीद हो गए थे। ये इंडियंस के लिए एक शोक था, टोटली डिजास्टर था इंडियंस के लिए ये, कि क्या कर दिया इन लोगों ने। इंडियंस का ब्रिटिश के ऊपर से विश्वास ही उठ गया था। और गवर्नमेंट ने क्या किया, एक हंटर कमीशन बना दिया कि चेक करो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उस कमीशन ने कंडेम किया डायर को, बट कोई ऐसी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं किया उसके अगेंस्ट उठाया गया। ठीक है। और बाद में आप लोगों को ही पता है कि उधम सिंह जी ने 1940 में जाकर अपना बदला लिया था। माइकल ओडवायर जो एलजी थे पंजाब के, जिन्होंने अप्रूव कर दिया था ब्रिगेडियर जनरल डायर के एक्शंस को, उसको असैसिनेट किया गया था बाय द शहीद उधम सिंह जी इन 1940 इन लंदन। ये भी आप लोगों को पता ही होगा, है ना। इसके अलावा ये एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं। एक, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड त्याग दी थी इस इंसिडेंट के विरोध में। और गांधी जी ने भी जो टाइटल था केसर हिंद जो उनको दिया गया था बाय द ब्रिटिश, वो भी उन्होंने त्याग दिया था इस इंसिडेंट के अगेंस्ट जाकर, कि हम आपकी निंदा करते हैं। और उन्होंने दोनों ने ये कि अपने जो
नाइटहुड और ये उपाधि थी, ये त्याग दी थी। ये आपने याद रखना है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये जलियांवाला बाग और रोल एक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अभी हम सिलसिलेवार डिस्कस करते जा रहे हैं। याद रखना आप लोग, जब हम लास्ट वीडियो डिस्कस करेंगे तो मैं आपको उसमें दोबारा रिवाइज भी करवा दूंगा। जब भी हम कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले जो पीछे हम डिस्कस किया है वो हम डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मैं कर पहले एंशिएंट भी सकता था, लेकिन मैंने सोचा जो एग्जाम में पहले आ रहे हैं उसको कर लेते हैं। तो खैर, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो आज वाली समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।